हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने अधिगम के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम अधिगम अक्षमता के ऊपर चर्चा करते हैं। अधिगम अक्षमता, जिसे लर्निंग डिसएबिलिटी भी कहा जाता है। जानते हैं हम अधिगम अक्षमता में होता क्या है। अधिगम अक्षमता का तात्पर्य होता है कि सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति होना। अधिगम अक्षमता यह पद सबसे पहले 1963 में सैमुअल किर्क इन्होंने प्रयोग किया था। अधिगम अक्षमता को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि कई बच्चे होते हैं जिनमें अधिगम के संबंधी अलग अलग अक्षमताएं होती हैं। कौन कौन सी अक्षमताएं होती है यह हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अधिगम अक्षमता जो होता है इसका प्रमुख विभेदीकरण ब्रिटिश में कोलंबिया एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसएबिलिटी अ गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है। ये आपके अंदर अलग अलग डिसएबिलिटीज़ दी गई हैं। सबसे पहले हम उनका वर्गीकरण देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली अक्षमता है डिसलेक्सिया। यह पढ़ने संबंधी विकार से होती है। 2. डिस्ग्राफिया, यह लेखन संबंधी विकार से होती है। 3. डिस्कैल्कुलिया, यह गणितीय कौशल संबंधी विकार से होती है। 4. डिस्फेक्सिया, यह वाक क्षमता संबंधी विकार से होती है। 5. डिस्प्रेक्सिया, यह लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार से होती है। 6. डिसआर्थोग्राफिया, यह वर्तनी संबंधी विकार से होती है। उसके बाद बुलिमिया, यह भोजन ग्रहण संबंधी समस्या से होती है। उसके बाद 8. ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यह अवधान संबंधी समस्या से होती है। उसके बाद है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यह श्रवण संबंधी विकार से होती है। उसके बाद विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, यह दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार से होती है। उसके बाद सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यह इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार से होती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, यह संगठनात्मक पठन संबंधी विकार से होती है। इस प्रकार से कई एबिलिटीज़ होती है, डिसएबिलिटीज़ होती है जो कि विद्यार्थियों में होती है। यह इनमें से कुछ प्रमुख डिसएबिलिटीज़ के बारे में हम अब आगे चर्चा करते हैं। नंबर 1, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें डस और लेक्सिया है। इन दोनों को मिलाकर यह शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कठिन भाषा। सन 1887 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रुडोल्फ बर्लिन द्वारा खोजे गए इस शब्द को शब्द अंधता भी कहा जाता है। यह जो डिसऑर्डर है यह पठन संबंधी होता है। इसमें भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषीय दक्षता को यह डिसऑर्डर प्रभावित करता है।
अब ये डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया जो डिसऑर्डर है, इसमें यह जिस बच्चों में होता है उनमें कुछ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब वो लक्षण कौन कौन से हैं ये हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। नंबर 2, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई। 3, एकाग्रता में कठिनाई। 4, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना। 5, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ जाना। 6, वर्तनी दोष से पीड़ित होना। 7, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना। 8, शब्दकोश का अभाव। 9, भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव। 10, क्षीण स्मरण शक्ति। इतने लक्षण इन विद्यार्थियों में हमें देखने को मिलते हैं। अब जिस विद्यार्थी में डिसलेक्सिया है उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, क्या है जिससे हम उससे पहचान पाते हैं। उपर्युक्त लक्षण हमें जिनमें भी दिखाई देंगे वो डिसलेक्सिया के विद्यार्थी या स्टूडेंट माने जाएंगे। अब देखते हैं हम इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो डिसलेक्सिया की पहचान करने के लिए सन 1973 में अमेरिकन फिजिशियन एलेना बोर्डर ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग, जिसे स्पेलिंग पैटर्न नामक एक परीक्षण का विकास किया। भारत में भी इसके लिए डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इन टेस्ट के द्वारा हम आसानी से पहचान सकते हैं कि किसी विद्यार्थियों को डिसलेक्सिया है या नहीं है। अब इसका उपचार कैसे करेंगे। तो डिसलेक्सिया का पूर्ण उपचार संभव है, असंभव है, लेकिन इसको उचित शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा हम निम्न स्तर पर ला सकते हैं। इसके बाद अगला है डिस्ग्राफिया। नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसएबिलिटीज़, इस सेंटर ने 2006 में डिस्ग्राफिया को परिभाषित किया। इसकी परिभाषा देते हुए इस सेंटर ने कहा कि डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वह प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाइयाँ, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। अर्थात डिस्ग्राफिया यह जो विकार है यह लेखन संबंधी विकार है। अब देखते हैं कि किसी विद्यार्थी में डिस्ग्राफिया है या नहीं, ये हम उसे कैसे जानेंगे, कौन से लक्षण हो सकते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि कोई विद्यार्थी डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। जिसमें लक्षण है नंबर 1, लिखते समय स्वयं से बातें करना। नंबर 2, अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप से आकार वाले अक्षरों को लिखना। नंबर 3, पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना। नंबर 4, लेखन सामग्री पर कमज़ोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज़ के बहुत नज़दीक पकड़ना। 5, अपठनीय हस्तलेखन। 6, लाइनों का ऊपर नीचे लिखा जाना एवं शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना। 7, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना। इतने लक्षण अगर किसी विद्यार्थी में हमें नज़र आते हैं तो वह डिस्ग्राफिया इस विकार से ग्रसित पाया जाता है। अब हम इसका उपचार कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं हम इस विकार को दूर करने के लिए या कम करने के लिए। तो इसके लिए हम पहले से ही जानते हैं कि यह एक लेखन संबंधी विकार है, अतः इसके उपचार के लिए यह आवश्यक होता है कि इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति या विद्यार्थी को लेखन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए या उससे ज़्यादा से ज़्यादा लेखन का अभ्यास कराया जाए, ताकि डिस्ग्राफिया यह जो विकार है यह उसमें कम हो जाए। अगला प्रकार है डिस्कैल्कुलिया। यह एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए लिया जाता है।
इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता होती है। उसी के साथ साथ में जो अंकगणितीय समस्याओं के समाधान के लिए जो कुछ भी फॉर्मूलेज या सूत्र एवं सिद्धांत होते हैं वह कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है यह भी समझने में उनमें अयोग्यताएं होती है। तात्पर्य यह है कि डिस्कैल्कुलिया यह गणितीय कौशल संबंधी विकार है। अब हम देखते हैं कि डिस्कैल्कुलिया जिस विद्यार्थी में होता है उसमें कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसमें सबसे पहला है नाम एवं चेहरा पहचानने में उन्हें कठिनाई होती है। नंबर 2, अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में व्यक्तियों को कठिनाइयाँ होती है। नंबर 3, अंकगणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम उन्हें बार बार मिलते हैं। और नंबर 4, गिनने के लिए वे उंगलियों का प्रयोग करते हैं। 5, वित्तीय योजना या बजट बनाने में उन्हें कठिनाइयाँ आती हैं। नंबर 6, चेकबुक के प्रयोग करने में व्यक्तियों में कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। नंबर 7, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ ऐसे व्यक्तियों में होती है। 8, नगद अंतरण या भुगतान से वे डर जाते हैं। नंबर 9, समय की अनुपयुक्त समझ के कारण समय सारणी बनाने में भी ऐसे लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब ये जो डिस्कैल्कुलिया है इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों होता है ये मनुष्य में डिस्कैल्कुलिया प्रकार का विकार। तो इसका कारण मस्तिष्क में उपस्थित कार्टेक्स की कार्य विरूपता को माना जाता है। मतलब कभी कभी तार्किक चिंतन क्षमता के अभाव के कारण या कार्यकारी स्मृति जो होती है उसके अभाव के कारण भी डिस्कैल्कुलिया यह विकार उत्पन्न होता है। अब इस विकार का हम उपचार कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं कि डिस्कैल्कुलिया यह विकार कम हो जाए। इसमें उचित शिक्षण सामग्री का रणनीति करके अपनाकर डिस्कैल्कुलिया को हम कम कर सकते हैं। अब ये उचित शिक्षण अधिगम रणनीति क्या हो सकती है, कौन कौन से चीज़ें हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण हम उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार से गणितीय तथ्यों को याद करने के लिए अतिरिक्त समय हम उन्हें दे सकते हैं। उसी प्रकार फ्लैश कार्ड्स और कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग करके डिस्कैल्कुलिया को हम कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से गणित को सरल करना और यह बताना कि यह एक कौशल है और हम इसे अर्जित कर सकते हैं, यह करके हम डिस्कैल्कुलिया जिस भी विद्यार्थी या जिस भी व्यक्ति में है उनका डर हम कम कर सकते हैं। एक तरीके से हम डिस्कैल्कुलिया इस विकार को कम करने में व्यक्तियों या विद्यार्थियों की उचित शिक्षण अधिगम रणनीति के द्वारा मदद कर सकते हैं। अगला प्रकार है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया एक विकास संबंधी समन्वय में कमी से जुड़ा हुआ विकार है जो कि दिमागी संदेशों के समन्वय को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित जो बच्चे होते हैं वे सूक्ष्म मोटर गतिविधियों के प्रबंधन में कठिनाई महसूस करते हैं, जैसे चीज़ों को पकड़े रहने में वो कठिनाई महसूस करते हैं। उसी के साथ साथ में चीज़ों को इधर से उधर रखने में भी उन्हें कठिनाई महसूस होती है। उसी प्रकार से यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर भी संकेत करता है। अर्थात डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। डिस्ग्राफिया जो है वह सामान्यतः मस्तिष्क से जुड़े अन्य विकारों के साथ साथ ही पाया जाता है। मतलब जो हमने ऊपर विकार देखे डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, इनके साथ साथ में डिस्प्रैक्सिया भी दिमाग में मौजूद होता है। मतलब इन डिस्लेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया इनके उपचार के लिए जो कुछ भी हमने उपाय देखे हैं वही उपायों का प्रयोग करके डिस्ग्राफिया को भी हम आसानी से दूर कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने लर्निंग डिसएबिलिटीज़ के भिन्न भिन्न विकारों के ऊपर चर्चा की।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।